हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एकेडमी। तो आज हम लोग एक 12th अकाउंट्स का छोटा सेशन स्टार्ट करेंगे और चैप्टर लेंगे बच्चों हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर। वेटेज इज अराउंड 4 to 6 marks in your board exams. स्मॉल क्वेश्चन 4 मार्कर या 6 मार्कर क्वेश्चन होता है, बट अगर आप पेपर का ट्रेंड देखते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में आ रहा है। अब इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इट इज सिमिलर टू रिटायरमेंट। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिटायरमेंट के सिमिलर है इस चैप्टर के अंदर। तो जिस बच्चे ने अगर रिटायरमेंट चैप्टर अच्छे से किया तो उसको डेथ ऑफ अ पार्टनर करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, बल्कि उससे और इजी चैप्टर माना जाता है इसको। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स लेके चलते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं 2019-20। तो इस फाइनेंशियल ईयर में एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स अपना बिजनेस कर रहे हैं और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कभी भी, मई मान लो, जून, जुलाई, अगस्त, कहीं पे भी इस पार्टनर की डेथ हो जाती है। सो एक्स और जेड का ये फर्ज बनता है कि जो भी इसका शेयर फर्म के अंदर है टिल द डेट ऑफ डेथ, वो इसके एग्जीक्यूटर्स को, इसके नॉमिनीज को, इसके घर वालों को वो चीजें दी जाए। भाई अगर ये इसकी डेथ हो गई है तो जो इसके एग्जीक्यूटर्स हैं, जो इसके घर वाले हैं, जो इसके पीछे बैठे हुए हैं, उनको पैसा मिलना चाहिए, राइट? इसका शेयर उन्हें मिलना चाहिए। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसने उन्हीं के लिए काम किया है। तो व्हेन ही वाज अलाइव, तो उस वक्त ऑब्वियसली जो भी इसका शेयर होगा ये अपनी फैमिली मेंबर्स को देता होगा या उन लोगों के लिए स्पेंड करता होगा। तो ऑब्वियसली अगर इसकी डेथ हो जाती है तो इसका जो भी शेयर फर्म के अंदर बनता है वो इसके एग्जीक्यूटर्स को देना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराता है, जिसका आप LIC कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। तो क्यों कराता है कि कल को अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो पैसा उसके घर वालों को दिया जाए ताकि वो अपना आगे का खर्चा चला सके। सिमिलरली आप उसको यहाँ पे भी कह सकते हैं, भाई वाई की डेथ हो गई तो उसका जो भी शेयर फर्म के अंदर बनता है वो एक्स और जेड का फर्ज बनता है कि वो उसके एग्जीक्यूटर्स को दिया जाए। एग्जीक्यूटर्स में कोई भी हो सकता है, उसके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, हूसोएवर इज दिस, उन्हें मिलना चाहिए। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने यही पढ़ा है कि जिस पार्टनर की भी डेथ होती है उसके एग्जीक्यूटर्स को, उसके नॉमिनीज को हमें क्या क्या चीजें देनी है। मतलब हम कहते हैं अमाउंट टू बी पेड to the legal executors of the deceased partner। हम वर्ड यूज कर रहे हैं डिसीज्ड पार्टनर। मतलब क्या है बच्चों? डिसीज्ड पार्टनर मींस जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी बात की जा रही है। ही इज कॉल्ड एज अ डिसीज्ड पार्टनर। सो यानी हमें यह देखना है कि इसके एग्जीक्यूटर्स को क्या क्या चीजें दी जानी चाहिए। कौन देगा? एक्स और जेड, वी कैन से द रिमेनिंग पार्टनर्स। सबसे पहले हम देंगे हिज कैपिटल बैलेंस एज ऑन डेट ऑफ डेथ। यानी उस दिन, जिस दिन उसकी डेथ हुई है, उस दिन उसका क्या कैपिटल बैलेंस फर्म के अंदर था, उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन। एक तो वो उसके एग्जीक्यूटर्स को आपको देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ऑन डेट ऑफ डेथ। या टिल द डेट ऑफ डेथ भी बोल सकते हैं आप,
मतलब जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन जो भी उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन था, उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो उसका आईयूसी बनता है, जो भी रेट आप लोगों ने डिसाइड किया है, वो एक्स और जेड ने जो डिसाइड किया है वो उसके एग्जीक्यूटिव्स को मिलना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, थर्ड, his share of profit till date of death, उसकी प्रॉफिट का शेयर जितने मंथ्स भी उसने काम किया, तो उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर जिसमें उसकी डेथ हुई है, उसका जो भी प्रॉफिट का शेयर बनता है वो उसके एग्जीक्यूटिव्स को दिया जाएगा। फोर्थ, his share of reserves, भाई अगर फर्म में जनरल रिजर्व एग्जिस्ट कर रहा है, WCR एग्जिस्ट कर रहा है, IFR एग्जिस्ट कर रहा है, कंटीजेंसी रिजर्व एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो भी उसका शेयर रिजर्व का है, जो बाकी पार्टनर्स को उसका शेयर था, उसका शेयर उसको भी दे दो भाई। नेक्स्ट, फिफ्थ, हिज शेयर ऑफ गुडविल, भाई अगले बंदे ने इतनी मेहनत आपके साथ करी, इतने साल आपके साथ काम किया, तो उस गुडविल का जो रेपो इमेज उसने आपकी फर्म की बनाने में आपकी मदद करी, तो उसकी जो भी मॉनेटरी वैल्यू भी आप करते हैं, जो भी उसका वैल्यूएशन आप करेंगे, उसका भी शेयर गुडविल का उसके एग्जीक्यूटिव्स के अकाउंट को दिया जाएगा। नेक्स्ट, शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, जिस दिन उसकी डेथ होती है, अगर उस दिन आपने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया है, तो जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस का शेयर आएगा वो उसके एग्जीक्यूटिव्स को वो भी दिया जाए। प्रॉफिट है तो दे देंगे, लॉस है डेबिट करके वापस ले लेंगे। सिमिलरली पॉइंट नंबर 7, सैलरी इफ पेड, अगर डिसीज पार्टनर को उस अकाउंटिंग ईयर में सैलरी दी जा रही थी, तो भाई जितने महीने उसने काम करा उतने महीने की सैलरी भी आप उसके एग्जीक्यूटिव्स को पकड़ा दो। तो हम बोल रहे हैं इफ सैलरी पेड टू द डिसीज्ड पार्टनर। नेक्स्ट बच्चों, 8, कैपिटल बैलेंस हो गया, आईयूसी हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, रिजर्व्स हमने उनके एग्जीक्यूटिव्स को देना है बोला, गुडविल हमने दे दिया, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का और लॉस का शेयर दे दिया, सैलरी अगर उसके एग्जीक्यूटिव्स को दी जा रही है तो वो दे दी। 8, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मान के चलो बच्चों कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है, अगर उसने फर्म को लोन दिया होता, तो उस लोन के ऊपर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया था पार्टनर्स ने कि मिलेगा, भाई वो भी उसके एग्जीक्यूटिव्स को दो ना, क्यों नहीं दोगे, देना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। उसके बाद 9th, ड्रॉइंग्स, भाई ये तो चीजें थी जो आप उसके एग्जीक्यूटिव्स को देने की बात कर रहे हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ चीजें उसने फर्म से ले रखी हो। सबसे पहले क्या है, ड्रॉइंग्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने कुछ पैसा फर्म से विड्रॉ किया हो, तो वो पैसा उसके घर वालों से वापस लेना पड़ेगा। उसके ऊपर इंटरेस्ट, वो वापस लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो भी वापस लेंगे। तो इसका मतलब कि जो भी उसके एग्जीक्यूटर्स को देना है, अगर मैं 1 to लेकर 8, 1 to 8 इन्हें ऐड कर दो, 9 और 10 माइनस कर दो। एक चीज और, शेयर ऑफ लॉस भी तो हो सकता है बच्चों। भाई अगर आप शेयर ऑफ प्रॉफिट आप उसके घर वालों को देने की बात कर रहे हैं, तो शेयर ऑफ लॉस भी तो आप उसके घर वालों से वापस लोगे। सो व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आप इसको मैथमेटिकली देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी चीजें उसके एग्जीक्यूटिव्स को देनी है। 9 10 11
ये उसके एग्जीक्यूटर्स से वापस लेंगे। तो सिंपल मैथमेटिकली चेक करते हो तो 1 to 8 ऐड कर दो, 9 10 11 माइनस कर दो, you will get that amount which is to be finally paid to his executor। सिंपल मैथमेटिक्स है। जो चीजें देनी है वो ऐड, जो वापस लेनी है वो माइनस, फाइनल अमाउंट वो आ जाएगा जो आपने उसके एग्जीक्यूटर्स को देना है। या ऐसा भी हो सकता है कि एग्जीक्यूटर्स से वापस लेना है। वो कब पॉसिबिलिटी है? अगर जो अमाउंट आपने उसके एग्जीक्यूटर्स को देना है बच्चों, अगर वो कम हो और जो वापस लेना है वो ज्यादा हो, तो फिर ये रिवर्स हो गया। फिर तो बेचारे उसके एग्जीक्यूटर्स को पैसा वापस एक्स और जेड को देना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसलिए हमने वाइस वर्सा की बात करी। अब ये सारी चीजें हम शो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था चैप्टर इज वेरी इजी। क्या करना है बच्चों? सिर्फ उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसकी डेथ हुई है, सबका नहीं बनाना। तो क्या करेंगे? वाई का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो जो चीजें उसके एग्जीक्यूटर्स को देनी है वो क्रेडिट साइड पे डाल देंगे, और जो जो चीजें उसके एग्जीक्यूटर्स से वापस लेनी है वो डेबिट साइड पे डाल देंगे। जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो उसके एग्जीक्यूटर्स को या तो हम देंगे या उससे वापस लेंगे। वेरी सिंपल, इसमें कुछ बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं। अब जब हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हो तो दो चीजों पे हमें खास ख्याल रखना है। सबसे पहले किस पे जी? पॉइंट नंबर 2। तो मैं इसे येलो हाइलाइटर से आपके लिए मार्क कर देता हूं। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, स्पेशली इन दो पॉइंट्स पे बेटा क्या ख्याल रखना है अभी बताता हूं। While calculating the interest on capitals on the deceased partner's capital, तो आपको ध्यान रखना है कि interest on capital is to be calculated on time basis। What is time basis? अभी बताता हूं। इसी तरीके से शेयर ऑफ प्रॉफिट जो टिल डेट ऑफ डेथ, थर्ड पॉइंट मैंने येलो हाइलाइटर से मार्क किया, ये भी आपको टाइम बेसिस पे निकालना है ना। व्हाट इज टाइम बेसिस? नई चीज तो है ना, टाइम बेसिस है क्या वो भी बताते हैं अभी आपको। शेयर ऑफ प्रॉफिट जब आप निकालेंगे तो वो बच्चों टाइम बेसिस पे भी निकाला जा सकता है और टर्न ओवर बेसिस पे भी निकाला जा सकता है। टर्न ओवर बेसिस, अभी हम दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं टाइम बेसिस की। व्हाट डज टाइम बेसिस मीन्स? तो यहां लिख देते हैं बेटा, छोटा सा है कि बच्चों टाइम बेसिस का मतलब क्या है। टाइम बेसिस मीन्स, टाइम बेसिस का मतलब, इसको भी येलो हाइलाइटर से मार्क कर देते हैं भाई, क्योंकि चीज तो इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा हमारा। टाइम बेसिस का मतलब क्या बेटा? फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ। मतलब पुरानी बैलेंस शीट जब आपने बनाई वहां से लेकर जिस दिन उसकी डेथ हुई, यहां से लेके यहां तक का जो टाइम पीरियड होगा उसे टाइम बेसिस कहा जाता है। और आईओसी और शेयर ऑफ प्रॉफिट उतने ही टाइम पीरियड के लिए निकाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान के चलते हैं वाई जिस पार्टनर की डेथ हुई ये हुई 30th जून 2019 को, तो ऑब्वियसली जो पुरानी बैलेंस शीट बच्चों हमने बनाई होगी वो बनाई होगी 31 मार्च 2019 को। डेथ हो रही है इस डेट को, तो टाइम बेसिस क्या निकला? अप्रैल, मई एंड जून।
3 months, 3 महीने के लिए आपको आईओसी और शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। लॉजिक क्या है भाई, जितना टाइम पीरियड आपने उसके कैपिटल को यूज किया इन द बिजनेस, उतने ही टाइम पीरियड का आईओसी देंगे। जितना टाइम पीरियड उस अकाउंटिंग ईयर में उसने आपके साथ काम किया, उतने ही टाइम का प्रॉफिट दोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने हाईलाइट कर दिया इसको, और शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको भी हाईलाइट कर दिया। ये दोनों चीजें आपको टाइम बेसिस पे निकालनी है। रीजन हमने बता दिया। अब बच्चे कहते सर बाकी चीजें क्यों नहीं, रिजर्व्स क्यों नहीं, गुडविल क्यों नहीं, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस का क्या लॉजिक? रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड होते, पीछे से चले हुए आ रहे, उसमें कोई टाइम बेसिस का लॉजिक नहीं है, राइट? रिजर्व हर साल बनाया जाता है, पीछे से कैरी फॉरवर्ड्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पीछे से कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो जहां पर हम शेयर ऑफ रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी लिख सकते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, इन पे टाइम बेसिस नहीं लगता। गुडविल वैल्यू की आपने, और पीछे से मेहनत करते हुए आप रिजर्व अपनी गुडविल को बनाते हुए आ रहे हो, इमेज बनाते हुए आ रहे हो, उस पर कौन सा टाइम बेसिस नहीं लगेगा। रीवैल्यूएशन, जिस वक्त उसकी डेथ हुई उसी वक्त आपने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करा, तो इसका मतलब जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो आएगा ही उतने मंथ्स का। तो वाई टू अप्लाई द टाइम पीरियड। बचा क्या? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आईओडी। इनके आगे हमने टाइम बेसिस नहीं लिखा, बट बच्चों इट इज क्वाइट लॉजिकल कि इन पे टाइम बेसिस लगना ही चाहिए। क्यों? सैलरी उतने ही महीने की मिलेगी जितने महीने उसने आपके लिए काम किया। आईओडी यानी अपने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट उसके एग्जीक्यूटर्स उतने ही महीने का देंगे जितने महीने उस पैसे को विड्रॉ किया। इंटरेस्ट ऑन लोन, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो हमने एग्जांपल लिया 3 मंथ्स, अगर हमने उसका लोन का अमाउंट यूज ही 3 महीने के लिए करा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन लोन भी 3 महीने का ही चार्ज किया जाएगा। तो इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली इनके आगे नहीं लिखवाया, आईओसी और शेयर ऑफ प्रॉफिट के आगे लिखवाया। तो आप लोगों ने ध्यान देना है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड आईओसी कैलकुलेट करते वक्त टाइम बेसिस और शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त टर्नओवर बेसिस लगेगा। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो भी आपको क्वेश्चन जब कराएंगे तब पता चल जाएगा कि टर्नओवर बेसिस लगना है या टाइम बेसिस लगना है। कहां पर? शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इन ऑल अगर आप इसको सम अप करते हैं तो हमने क्या करना है, उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसकी डेथ हुई है, 8 to 1 to 8 क्रेडिट साइड पे, जो वापस लेनी है वो डेबिट साइड पे, डिफरेंस अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर्स को या तो हम देंगे या उनसे वापस लेंगे। तो इसका मतलब आज के लेक्चर में हमने ये समझ लिया है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके एग्जीक्यूटर्स को क्या-क्या चीजें दी जाएंगी और क्या चीजें वापस ली जाएंगी, कहां पर टाइम बेसिस लगाना है, कहां पर टर्नओवर बेसिस लगाना है। तो बच्चों आज के लिए इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स फिर हम उसके बाद अब कैलकुलेशन सीखेंगे कि कैसे कैसे ये सारी चीजें कैलकुलेट की जाती है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय एवरीबॉडी।